आदार आदाब अभिनंदन आभार। मैं आर्यन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं जानदार शानदार दमदार कौन बनेगा आईआईटीएन। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग खेल रहे थे कौन बनेगा आईआईटीएन और आयनिक इक्विलिब्रियम के सवालों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पहला पड़ाव जो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसके 25 प्रश्नों का आपने सही उत्तर बड़ी बखूबी से दे दिया था। तो चलिए एक बार फिर प्रारंभ करते हैं कौन बनेगा आईआईटीएन। तो बहुत ही ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आईआईटीएन बनने का मौका जीवन में एक बार ही आता है, इससे ज़्यादा बार नहीं मिलता है। तो बहुत ही ध्यान से अपने पूरी ऊर्जा को एकत्रित करके खेलिए। 26वां प्रश्न पहले पड़ाव का आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2KSP equal to 1.7 into 10 raised power minus 10 is obtained when equal volumes of the following are mixed. Option A 10 raised power minus 4 molar Ca2 plus 10 raised power minus 4 molar F minus. Option B 10 raised power minus 2 molar Ca2 plus 10 raised power minus 3 molar F negative. या ऑप्शन सी 10 raised power minus 5 molar Ca2 plus 10 raised power minus 3 molar F negative. और इज इट ऑप्शन डी 10 raised power minus 3 molar Ca2 plus 10 raised power minus 5 molar F negative। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बना कि नहीं बना? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 किस केस में ऑब्टेन करा जाएगा जब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग को मिक्स कर देंगे। हमने इक्वल वॉल्यूम लिए और उनको मिक्स कर दिया, इनमें से किस केस में हमारा प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। तो पहले तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है। कोई भी अगर हमारा सॉल्ट है AB टाइप का तो रिवर्सिबली टूटेगा A+ एक्वस में B- एक्वस में। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे? KSP कह देंगे। लेकिन अगर हम किसी भी टाइम पे अगर हम KSP जैसा एक्सप्रेशन लें लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन लें वो किस टाइम की लें? इक्विलिब्रियम टाइम की ना लेके हम किसी भी टाइम T पे ये अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करें तो इसको KSP ना कह के Q कह देंगे, जैसा कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखते थे। तो अगर Q की वैल्यू आपकी KSP से कम है तो रिएक्शन किधर जाएगी? आपकी फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट प्रेजेंट नहीं है, आपका फ्री आयंस प्रेजेंट है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है अगर Q इज लेस देन KSP। लेकिन अगर Q KSP के बराबर है, मतलब जिस टाइम पे आपने ये कॉन्सेंट्रेशन ली है वो कोई भी ऐसा वैसा टाइम नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम वाला ही टाइम है। मतलब कि इस समय पे इक्विलिब्रियम है सिस्टम, मतलब सिस्टम आपका इस समय इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि Q आपका KSP के बराबर है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि KSP की वैल्यू तो फिक्स्ड है, लेकिन आपने जिस टाइम पे लिया उस टाइम पे Q की वैल्यू KSP के बराबर आ रही है। मतलब आपने जिस टाइम पे कंसंट्रेशन ली वो और कोई टाइम नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम टाइम ही है, यानी कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इसका ये मतलब कि आपका सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्या प्रेसिपिटेट अभी होगा? नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, आपका जस्ट रेडी टू प्रेसिपिटेट वाली कंडीशन होगी। मतलब आप थोड़ा सा भी पार्टिकल और डाल दोगे, थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन और बढ़ा दोगे तो आपका प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर Q इज़ ग्रेटर देन KSP है तो आपकी ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और सॉल्ट की तरफ जाएगी, यानी कि आपका ओवर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा और इस केस में आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट चाहिए तो आपका Q मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। Q इक्वल टू KSP जस्ट रेडी टू प्रेसिपिटेट वाली कंडीशन आपकी होती है और Q लेस देन KSP में आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, आपका जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि प्रेसिपिटेट किस केस में ऑब्टेन होगा। तो प्रेसिपिटेट के लिए आपको कंडीशन पता लग गई कि Q मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। ठीक है, तो Q मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। और ये क्या होगा? CaF2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस रेज़ टू पावर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव रेज टू द पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ये आपका ज़्यादा होना चाहिए KSP से, जो कि हमें दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। ठीक है, अब एक बात अपने को यहाँ पता होनी चाहिए कि जो कंसंट्रेशन आप लेते हो यानी कि जो मोलैरिटीज़ लेते हो यहाँ पे आयन की, ये लेते हो आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग जो कंसंट्रेशन आपके इन आयन्स की होती है वो लेते हो, बिफोर मिक्सिंग नहीं लेते हो। तो जैसे कि आपका अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पे 10⁻⁴ मोलर कैल्शियम 2+ है, 10⁻⁴ मोलर F नेगेटिव है। ये कंसंट्रेशन तो आपकी बिफोर मिक्सिंग है। तो अगर आप यही कंसंट्रेशन ले लोगे तो आपका सही आंसर आने की कोई गारंटी
नहीं है। आपने जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया तो ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आएगी कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर देंगे तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁴/2, इसकी कंसंट्रेशन भी हो जाएगी 10⁻⁴/2। तो अगर आपको क्वेश्चन को सही करना है तो आपको कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग लेनी है, यानी कि 10⁻⁴ ना लेके पहले वाले केस में 10⁻⁴/2 लोगे कैल्शियम 2+ और इवन F नेगेटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है तो कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हम प्रूव भी करके देख सकते हैं कि कैल्शियम 2+ की फाइनल कंसंट्रेशन मतलब आफ्टर मिक्सिंग क्या होगी भाई, मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ अपॉन में फाइनल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2+, जो भी आपने इनिशियल मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2+ ली है, इनटू वॉल्यूम। आपने इक्वल वॉल्यूम मिक्स कराए तो इसका वॉल्यूम V मान लेता हूँ, टोटल वॉल्यूम कितना V+V हो जाएगा। एक आपका कैल्शियम 2+ का वॉल्यूम V और दूसरा आपका F नेगेटिव का वॉल्यूम V, तो क्या हो जाएगा V अपॉन में 2V हो जाएगा, V कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2+ अपॉन में 2, यानी कि जो भी मोलैरिटी आप लोगे बिफोर मिक्सिंग उसकी आधी आपकी फाइनल मोलैरिटी हो जाएगी कैल्शियम 2+ की, जो कि आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन है कैल्शियम 2+ की। सिमिलरली फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव या फिर कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, जैसे आपने ऊपर निकाला इसी तरीके से आप बिल्कुल नीचे करोगे तो वो क्या आ जाएगी, वो भी आपकी यही आ जाएगी कि मोलैरिटी ऑफ F नेगेटिव बाय 2, यानी कि जो भी आप इनिशियल मोलैरिटी बिफोर मिक्सिंग लोगे F नेगेटिव की, फाइनल मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, जो कि इनिशियल की आधी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये बात अपने को समझ में आ गई तो अब हम बस चेक करेंगे, क्यू की वैल्यू अलग अलग केसेस में निकाल के हम चेक करेंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और देखना है कि क्यू किस में ग्रेटर देन KSP आ जाएगा। ठीक, तो पहले में तो हमें क्या डालना पड़ेगा, 10⁻⁴/2 कैल्शियम 2+ की मोलैरिटी और 10⁻⁴/2 ही F- की मोलैरिटी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ डाला है। ठीक है, रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा ये 1.25 इंटू 10⁻⁻13 आएगा। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻10 से छोटा है, 10⁻⁻13 10⁻⁻10 से तो छोटा ही है। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे केस में भी कर लोगे कि आपका कैल्शियम 2+ की मोलैरिटी 10⁻⁻2/2, F नेगेटिव की मोलैरिटी 10⁻⁻3/2। ठीक, आप इसी में पुट कर दोगे, आपका Q कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻�9, जो कि इस केस में ये बड़ा आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻10 से। 1.25 तो छोटा है 1.7 से, लेकिन क्योंकि यहाँ 10⁻9 है और 10⁻10 है तो आपका ये ओवरऑल जब आप देखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आपका KSP। तो आपका ये आंसर ही आपका सही होगा। बाकी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन हम एक बार बाकी दोनों ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि कैल्शियम 2+ की मोलैरिटी 10⁻⁵ और F नेगेटिव की मोलैरिटी 10⁻3। तो यानी कि आफ्टर मिक्सिंग कितनी हो जाएगी, 10⁻⁵/2 और 10⁻3/2। तो आप फटाफट कर दो, 10⁻⁵/2 आपने डाल दी कैल्शियम 2+ की मोलैरिटी और इसका रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 10⁻3/2 F नेगेटिव की मोलैरिटी रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻12, जो कि आपका Q आ गया है, जो कि छोटा आया है किससे, KSP से, यानी कि अभी आपका सोल्यूशन अनसैचुरेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। सिमिलरली चौथे ऑप्शन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 10⁻³ मोलर कैल्शियम 2+ और 10⁻5 मोलर F नेगेटिव। तो 10⁻3/2 हो जाएगा कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम 2+ और 10⁻5/2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻14 Q हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली छोटा है 1.7 इंटू 10⁻10 से, यानी कि Q इज़ लेस देन KSP, मतलब सोल्यूशन अनसैचुरेटेड फॉर्म में है, अभी कोई भी प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि एक ही ऑप्शन के लिए आपका Q ग्रेटर देन KSP आ रहा है, जो कि ऑप्शन B है। तो अगर आपने B ऑप्शन पे ताला लगाया था, यानी कि आपका प्रेसिपिटेट भी बनेगा और आपका सही उत्तर भी आएगा। ठीक है, तो देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
50 liter of a solution containing 10 raised to the power minus 5 mole of AgNO3 is mixed with 50 liter of a 2 into 10 raised to the power minus 7 molar HBr solution. The net concentration of Ag plus in the resultant solution is, and given is Ksp of AgBr, which is equal to 5 into 10 raised to the power minus 13. Option A 10 raised to the power minus 5 molar, option B 10 raised to the power minus 6 molar, option C 10 raised to power minus 7 molar, और इज इट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बना कि नहीं बना? बन गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं बना कोई बात नहीं। 50 लीटर सोल्यूशन हमने लिया, 10 की पावर माइनस 5 मोल AgNO3 लिए थे, इसको मिक्स कर दिया। 50 लीटर सोल्यूशन दूसरा लिया हमने, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर HBr का। Ag प्लस आयन की नेट कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ Ag प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? 50 लीटर प्लस 50 लीटर, यही तो होगा। और मोल्स ऑफ Ag प्लस हम कैसे निकालेंगे भाई? मोल्स ऑफ आपको AgNO3 दिए, तो एक AgNO3 एक Ag प्लस देता है, यानी कि 1 मोल AgNO3 1 मोल Ag प्लस देगा, तो 10 की पावर माइनस 5 मोल AgNO3 10 की पावर माइनस 5 मोल Ag प्लस देगा। तो मोल्स ऑफ Ag प्लस कितने आ गए? 10 के पावर माइनस 5 मोल। ठीक, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन 50 प्लस 50 100 लीटर। तो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग दी सोल्यूशन जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 10 की पावर माइनस 7 मोलर। ठीक है, अब हम Br नेगेटिव की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सिमिलरली निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ Br नेगेटिव अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन तो आपका 50 लीटर प्लस 50 लीटर ही है, तो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आपको मोल्स ऑफ Br नेगेटिव चाहिए, तो आपको क्या पता है? आपको मोलैरिटी ऑफ HBr पता है। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ HBr पता है, तो मोलैरिटी जो HBr की होगी वही मोलैरिटी Br नेगेटिव की भी होगी, क्योंकि एक HBr आपका एक Br माइनस देता है। तो जो मोलैरिटी HBr की होगी, सॉरी जो मोलैरिटी HBr की होगी वही मोलैरिटी Br नेगेटिव की हो जाएगी, क्योंकि एक HBr एक Br नेगेटिव देता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा इसका। ठीक है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर ही मोलैरिटी आपकी हो जाएगी Br नेगेटिव की। ठीक बात है। अब ये तो आ गई Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम Br नेगेटिव के मोल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। वॉल्यूम लीटर में है तो आपके मोल्स ही आएंगे, मिली लीटर में होते तो मिली मोल्स आ जाते। तो हमने मोलैरिटी ऑफ Br नेगेटिव इंटू वॉल्यूम कर दिया, यानी कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके हमने मोल्स ऑफ Br नेगेटिव निकाल लिया। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन तो 50 प्लस 50 लीटर ही था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा Br नेगेटिव की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग आ जाएगी 10 की पावर माइनस 7 मोलर। अब अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा AgBr हमारा बन गया, लेकिन वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई? आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये फाइंड आउट करना भूल जाएंगे कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि सोल्यूशन अभी कैसा है, अनसैचुरेटेड फेज में है, सैचुरेटेड फेज में है या ओवर सैचुरेटेड फेज में है। तो आपको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी, और ये चीज़ पता करने के लिए आपको क्यू भाई साहब के पास ही जाना पड़ेगा। तो आपको क्यू निकालना है। क्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस रेज़ टू द पावर में अगेन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक, सिंपल वाली हमारी रिएक्शन है। AgBr सॉलिड रिवर्सिबली कन्वर्ट होगा Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। उसी रिएक्शन में बात कर रहे हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 7 मोलर अभी निकाली। Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 7 मोलर। इसमें जो ये कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं आफ्टर मिक्सिंग डालते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग ही हमने कॉन्सेंट्रेशन डाली, यानी कि क्यू हमारा कितना आ गया? 10 के पावर माइनस 14 आ गया, जो कि 5 इंटू 10 के पावर माइनस 13 से क्या है? छोटा, यानी कि क्यू इज़ लेस देन KSP। और अगर क्यू लेस देन KSP है तो मतलब आपका कोई भी PPT फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा। आपका सोल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड फेज में है, सोल्यूशन अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, यानी कि आपका फ्री आयन के फॉर्म में आपका प्रेजेंट है। यानी कि जो आपने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, जो भी आपने आयंस की मोलैरिटी निकाली, वो वही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी कम नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट बन जाता तो ये मोलैरिटी कम हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो जो हमने फाइनल मोलैरिटी निकाली थी यही आपके रिजल्टेंट मोलैरिटी भी होगी, क्योंकि कोई प्रेसिपिटेट
नहीं बना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी है ही नहीं, अभी सोल्यूशन अनसैचुरेटेड फेज में है, फ्री आयंस आपके प्रेजेंट है। ठीक भाई, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 7 मोलर, Br माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 मोलर। हमसे तो Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन में, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 मोलर। ध्यान रखने वाली बात इस प्रश्न में ये थी कि आपको चेक करना पड़ेगा भाई कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सॉलिड बेरियम नाइट्रेट इज ग्रेजुअली डिसॉल्व्ड इन अ 1.0 into 10 raised to the power minus 4 molar Na2CO3 solution. At what concentration of Ba2 plus will a precipitate begin to form? Ksp for BaCO3 is 5.1 into 10 raised to the power minus 9. Option A 4.1 into 10 raised to the power minus 5 molar. Option B 5.1 into 10 raised to the power minus 5 molar. Option C 8.1 into 10 raised to the power minus 8 molar. Or is it option D 8.1 into 10 raised to the power minus 7 मोलर? तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि सॉलिड बेरियम नाइट्रेट हमने लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया किसमें, 10 रेस्ट पर माइनस 5 मोलर Na2CO3 के सोल्यूशन में। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस पे आपका प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, और आपको बेरियम कार्बोनेट का आपको KSP भी दिया हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। सॉल्ट का कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हम उसका कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कंप्लीट डिसोसिएशन ही मान के चलेंगे। एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हम उसको ट्रीट करेंगे। तो Na2CO3 एक्वस है, ये इरिवर्सिबली टूट जाएगा ट्वाइस ऑफ Na प्लस में और कार्बोनेट आयन में। बिफोर रिएक्शन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर माइनस 4 मोलर। आफ्टर रिएक्शन क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है, तो सोडियम प्लस कितना बनेगा आपका, Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मोलर। बेसिक हम क्या स्टोइक्योमेट्री लगा देंगे और 1:1 का रेशियो है Na2CO3 और कार्बोनेट के बीच, तो आपका कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 के पावर माइनस 4 मोलर आ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि प्रेसिपिटेट जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो कि क्या कॉन्सेंट्रेशन हो या क्या चीज़ हो जब आपका प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए, तो प्रेसिपिटेट बनने के लिए तो आपको ये बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि प्रेसिपिटेट जब होगा तो आपका Q ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। लेकिन जब भी बिगिन टू फॉर्म वाली बात आए तो आप कौन सा लेते हो, वो ट्रांजिशन वाला लेते हो, इक्विलिब्रियम वाला आपका आंसर होता है, यानी कि Q इक्वल टू KSP। हालांकि इस पर प्रेसिपिटेट अभी बनेगा नहीं, लेकिन ये वो ट्रांजिशन वाला फेस है जब प्रेसिपिटेट आपका बस बनने ही वाला है, जस्ट रेडी टू प्रेसिपिटेट वाली कंडीशन है। थोड़ा सा भी पार्टिकल, एक भी पार्टिकल और डाल दोगे तो आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जब भी बिगिन टू फॉर्म वाला आपसे पूछा जाएगा तो आप Q इक्वल टू KSP वाली कंडीशन लगाओगे, इक्विलिब्रियम टाइम वाली कंडीशन लगाओगे, क्योंकि थोड़ा सा ही कंसंट्रेशन बढ़ाने पे आपका प्रेसिपिटेट मिलने लगेगा। हालांकि इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बस थोड़ा सा और बढ़ाने पे आपका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर पीपीटी टू बिगिन Q मस्ट बी इक्वल टू KSP। ठीक है, Q क्या हो जाएगा, बेरियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ठीक, KSP उसने दिया हुआ है 5.1 इंटू 10 के पावर माइनस 9। ठीक बात है, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम यहीं से ले लेंगे, 10 के पावर माइनस 4 मोलर हमारी आ जाएगी। तो बेरियम 2 प्लस की जब वो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5.1 इंटू 10 के पावर माइनस 5 मोलर, जो कि आपका ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। तो अगर आपने ऑप्शन बी पे ताला लगाया था तो मान्यवर ये सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। KSP of MX4 and solubility of MX4 is S mole per liter is related by option A S equal to KSP upon 256 raised to the power 1/5, option B S equal to 128 KSP raised to the power 1/4,
ऑप्शन सी S इक्वल टू 256 KSP रेज टू द पावर 1/5। ऑप्शन डी S इक्वल टू KSP बाय 128 रेज टू द पावर 1/4। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो बड़ी आसान सा प्रश्न था, आपका बन गया होगा। ये नीट में, मेंस में, सब में आने लायक है। नीट के लिए बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो KSP आपको दिया है MX4 टाइप के सॉल्ट का और सॉल्युबिलिटी कह रहा है MX4 टाइप के सॉल्ट की है S मोल पर लीटर। तो हमारा KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होगा? तो MX4 का जो भी सॉल्ट है ये कैसे टूटेगा? M4 प्लस एक्वस प्लस 4x माइनस एक्वस। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP बोल दिया जाएगा। इनिशियली C मोलर सपोज ये था, ये नहीं था, ये नहीं था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? C में से कुछ S अमाउंट, S आपका मोल पर लीटर ये डिजॉल्व होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कह रहा है MX4 टाइप के सॉल्ट की कितनी है आपकी S मोल पर लीटर है। तो C में से कुछ S मोल पर लीटर, S मोलर ये डिजॉल्व होगा। और जितना डिजॉल्व होगा उस पर आप क्या लगा सकते हो? आप स्टोइक्योमेट्री लगा सकते हो, क्योंकि जितना डिजॉल्व हुआ उतना का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना भी डिजॉल्व अमाउंट होगा आपका S मोल पर लीटर डिजॉल्व हो रहा है, तो वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। वो ज़रूरी है, डिजॉल्व होना ज़रूरी है कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए। अगर जो पार्ट डिजॉल्व ही नहीं हुआ सॉल्ट का, वो आपका टूटेगा कैसे? तो पहले टूटने के लिए आपका डिजॉल्व होना सॉल्ट का बहुत ज़रूरी है। तो जितना पार्ट डिजॉल्व हो जाएगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। तो S मोल पर लीटर अगर आपका डिजॉल्व हुआ तो आपका M4 प्लस भी S मोल पर लीटर बन जाएगा। और 4x माइनस है क्योंकि यहाँ पे, तो x माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो 4s मोल पर लीटर आपकी वहाँ पे आ जाएगी, बेस्ड अपॉन स्टोइक्योमेट्री। ठीक, ऐसे बोलते हैं C में से S टूटा, S बना, 4s बना। सिंपल बात, मैंने थोड़ा और अच्छे से समझा दिया। KSP की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M4 प्लस एक्वस एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? s की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4s की पावर 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 256 s की पावर 5 हो जाएगा। जब हम सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी आ जाएगी KSP अपॉन में 256 और होल रेज टू द पावर में 1/5। तो KSP अपॉन 256 होल रेज टू द पावर में 1/5 आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए पे अगर आपने ताला लगाया था तो ये उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। एंड आपको 4 ऑर्डर दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर कैसे निकलेगा। तो हमें 0.1 मोलर सभी सोल्यूशन दिया, हमें बताना है कि किसका पीएच का ऑर्डर बेसिकली हमें बताना है। ठीक है, हमें पीएच का ऑर्डर हमें बताना है। तो हमें 4 दिए हैं, 4 केमिकल सब्सटेंसेस दिए हैं। पहला दिया है NaCl, दूसरा दिया है NH4Cl, तीसरा दिया है NaCN और चौथा दिया है HCl। ठीक है, तो NaCl की बात करें, एक सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? NaOH का और HCl का, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा ये सॉल्ट है। SASB सॉल्ट टाइप है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? आपके न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनकी पीएच आपकी बात करें तो एकदम पानी की तरह होती है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो इनकी पीएच कितनी होगी? 7 होगी। ये डायरेक्टली कोई भी पीएच को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो आपका ये पीएच को अफेक्ट कर सकते हैं। सेम पानी वाला केस है, पानी खुद तो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन पानी अगर आप डाल दोगे किसी चीज़ में तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगी? कम कर जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कम कर जाएगी तो उस रिस्पेक्ट में ये पीएच को फिर अफेक्ट कर देंगे। लेकिन अपने आप में तो ये न्यूट्रल पीएच ही मेंटेन करके चलते हैं। जैसे पानी एकदम न्यूट्रल होता है, सेम NaCl भी आपका न्यूट्रल रहता है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो वो भी न्यूट्रल पीएच ही उसकी होगी, और इनको न्यूट्रल सॉल्ट्स बोलते भी हैं। ठीक है, दूसरा दिया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन आया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और Cl नेगेटिव आया होगा HCl से, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का ये सॉल्ट है। यानी कि एसिड वाला पोर्शन जो है, एसिड वाला कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस तो वीक है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है, इस वजह से रिजल्टेंट जो सोल्यूशन होगा वो होगा तो एसिडिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होगा। मतलब पीएच की बात करें तो 1-2 नहीं होगा, आपका माइल्ड एसिडिक होगा, 5-6 के अराउंड आपका पीएच
होगा जनरली, 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट होगा वो होगा तो एसिडिक, क्योंकि एसिड वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेट कर रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं होगा, हाईली एसिडिक नहीं होगा, आपका माइल्ड एसिडिक होगा, क्योंकि बेस वाला कंपोनेंट भी तो प्रेजेंट है सॉल्ट में, तो वो पीएच को थोड़ा सा बढ़ा के चलेगा। एसिड वाला पोर्शन तो पीएच को कम कर देगा, लेकिन बेस वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा देगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा पाएगा कि 7 के पार पहुंचा दे। तो सोल्यूशन रहेगा तो एसिडिक, लेकिन माइल्ड एसिडिक रहेगा, ना कि हाईली एसिडिक रहेगा। ठीक है, तीसरा सब्सटेंस है जो कि एक सॉल्ट है, अगेन NaCN, Na प्लस आया होगा NaOH से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, Cn नेगेटिव आया होगा HCN से जो कि एक वीक एसिड है। अब ये WaSb टाइप का सॉल्ट है, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब यहाँ पे आपका एसिड और बेस दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेट कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा है? आपका बेस वाला कंपोनेंट आपका डोमिनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन आपका बेसिक होगा। लेकिन क्योंकि एसिडिक पोर्शन भी प्रेजेंट है, एसिडिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, तो ये हाईली बेसिक, हाईली एल्कलाइन सोल्यूशन ना हो के आपका माइल्ड बेसिक आपका ये सोल्यूशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से आपका नेचर तो सोल्यूशन का बेसिक है, लेकिन क्योंकि वीक एसिड का पोर्शन भी प्रेजेंट है, इस वजह से हाईली बेसिक नहीं होगा। ये वीक एसिड का कंपोनेंट थोड़ा सा पीएच को कम कर देगा, लेकिन इतना कम नहीं कर पाएगा कि 7 से कम कर दे। तो 7 से कम नहीं कर पाएगा, मतलब सोल्यूशन को एसिडिक नहीं बना पाएगा, क्योंकि है तो वीक ही ना, स्ट्रॉन्ग तो बेस ही है, तो रहेगा तो सोल्यूशन बेसिक, लेकिन माइल्ड बेसिक। अब HCl है चौथा HCl, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपका ये तो हाईली एसिडिक ही है, आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक, हाईली एसिडिक सोल्यूशन ही है। तो अगर अब इनका पीएच के ऑर्डर की बात करें तो बेस की पीएच सबसे ज़्यादा होती है बेसिक सोल्यूशन की, तो NaCN की सबसे ज़्यादा होगी, और एसिड हाईली एसिडिक सोल्यूशन की सबसे कम होगी, तो HCl की सबसे कम होगी, NaCN की सबसे ज़्यादा होगी। तो HCl की सबसे कम, NaCN की सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन भी, फिर भी बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो HCl स्ट्रांगली एसिडिक है तो इसकी सबसे कम, फिर ये माइल्ड एसिडिक है तो इससे ज़्यादा NH4Cl की पीएच होगी, फिर आपकी न्यूट्रल पीएच आएगी NaCl की, और सबसे ज़्यादा आपका बेसिक NaCN है, तो आपका NaCN की पीएच सबसे ज़्यादा होगी। तो HCl की सबसे कम, NaCN की सबसे ज़्यादा, देन NH4Cl जो कि माइल्ड एसिडिक है, देन NaCl जो कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देवियों और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH which is required to completely neutralize 10 ml of this solution is option A 40 ml, option B 20 ml, option C 10 ml, और इज इट ऑप्शन डी 4 ml। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न बनाने का एकदम धुआंधार तरीके से ट्राई कीजिए, एकदम डेयरिंग कि कैसे मेरे पे कैसे नहीं होगा, आपको ये चैलेंज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन हमने लिया, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट लिया बेसिकली, और उसका कितना सोल्यूशन हमने लिया 250 ml लिया। ठीक है, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 0.1 नॉर्मल NaOH का, जिससे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल हो 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। किस सोल्यूशन का 10 ml? ये जो हमने ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट लिया, इसका अगर हम 10 ml लें, इस सोल्यूशन का अगर हम 250 ml का पूरा सोल्यूशन था, अगर हम इस सोल्यूशन का 10 ml लें तो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने में कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH, जो कि 0.1 नॉर्मल है, तो 0.1 नॉर्मल NaOH का कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा अगर हमें ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का जो ये सोल्यूशन है इसका हमें 10 ml को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। ये प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आयनिक का बहुत ज़्यादा ना होकर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, रेडॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मोल कंसेप्ट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या होता है? H2C2O4.2H2O। ठीक है, प्लस NaOH आपका ये क्या कर देगा, आपका कंप्लीट अगर आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा तो Na2C2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो दोनों इसके OH हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की, तो ऑक्सैलिक एसिड आपका ऐसा होता है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता है, यानी कि इसमें दो
ओ एच ग्रुप होते हैं, यानी कि 2H+ दे सकता है। बेसिकली डाई बेसिक एसिड, डाईप्रोटिक एसिड टाइप का ये एसिड है। तो 2H+ ये दे सकता है। 2 एसिडिक H होते हैं, तो वही 2 एसिडिक H को आपका Na+ क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की तो यही रिएक्शन हो जाएगी और साथ में तो आपका बाय प्रोडक्ट पानी वानी बन जाएगा, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बिफोर रिएक्शन आपका क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी भाई। अब मोलैरिटी कैसे निकालने, आपको मास पता है इसका 6.3 ग्राम, डिवाइड बाय क्या करो आप, मोलर मास कर दो। ठीक है, तो मास पता है, मोलर मास आप निकाल सकते हो इसका। तो कितना आ जाएगा मोलर मास, 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ईच हाइड्रोजन का 1 लोगे, ईच कार्बन का 12 लोगे, ईच ऑक्सीजन का 16 लोगे, ईच हाइड्रोजन का अगेन 1 लोगे, ईच ऑक्सीजन का 16 लोगे। ठीक, सबको रिस्पेक्टिव रेशियो में लेके आप उनको ऐड कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो मोलर मास आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट का, वो कितना आ जाएगा, 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मास अपॉन मोलर मास से क्या आ गए, मोल्स आ गए किसके, ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट के, अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि कितना लिया है, 250 ml लिया है। तो 250/1000 लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 250 बाय जब 1000 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.25 लीटर हो जाएगा। यानी कि आपने ऊपर क्या आ गया, आपके मोल्स आ गए ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट के, और डिनोमिनेटर में क्या आ गए, वॉल्यूम आ गया आपका सोल्यूशन का इन लीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका मोलैरिटी आ जाएगी, जो कि निकल के कितनी आएगी, 0.2 मोलर मोलैरिटी आ जाएगी ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट की। ठीक है, और जो हमने NaOH लिया है वो उसकी नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 0.9 नॉर्मल, लेकिन ये मैक्सिमम कितना OH दे सकता है भाई, एक ही OH दे सकता है। तो इसका N फैक्टर भी कितना है, 1 ही है। तो जो इसकी नॉर्मेलिटी है वही इसकी मोलैरिटी भी होगी। 0.1 नॉर्मल था तो 0.1 ही मोलर भी NaOH का आपका सोल्यूशन होगा। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप क्या करोगे, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दोगे, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट को इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के बराबर इक्वेट कर दोगे। ठीक, तो इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट भी इक्वेट कर सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड जो डाईहाइड्रेट है ये, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस को हम बराबर पुट कर देंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी दी है हमें, मोलैरिटी यहाँ पे आई हमारी 0.2। कितना वॉल्यूम इस सोल्यूशन का हमने लिया है, 10 ml लिया है न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, 10 ml लिया है, तो 0.2 मोलैरिटी हो गई, 10 ml आपकी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गया। यानी कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके हमने क्या निकाल लिया, एक तरीके से मिलीमोल निकाल लिए, और इंटू 2 कर दोगे, जो कि एन फैक्टर है, क्योंकि H2C2O4.2H2 है, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट 2H दे सकता है। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 2 ही H देने होंगे, यानी कि डायबेसिक एसिड है। तो इस रिएक्शन में इसकी जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2H+ इस रिएक्शन में वो दे रहा है। तो आपका इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर से हमने क्या निकाल लिए, मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट के, क्योंकि वॉल्यूम ml में था इसलिए मिली इक्विवेलेंट आया। अगर वॉल्यूम लीटर में ले लेते तो इक्विवेलेंट आ जाते, कोई खास बात उसमें नहीं है। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के इक्वेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर मोलैरिटी भी निकाल चुके हैं तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ठीक, तो मोलैरिटी आ गई 0.1, और वॉल्यूम ऑफ NaOH तो हमें बताना ही है, लेकिन ये किस में आएगा, ml में आएगा। क्यों ml में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम भी आपका ml में था, तो ये वॉल्यूम ml में था, तो ये वॉल्यूम भी आपका ml में निकल के आएगा। तो 0.1 आपकी मोलैरिटी है इंटू वॉल्यूम, और एन फैक्टर आपकी बात हो ही चुकी है कि इस रिएक्शन में आपका OH माइनस, सॉरी आपका NaOH एक OH माइनस दे रहा है, तो एक OH माइनस दे रहा है, तो आपका एन फैक्टर 1 ही है। वैसे भी कहीं भी ये बेस की तरह जब भी काम करेगा तो एक ही OH माइनस दे सकता है, ऐसा तो है नहीं कि एक से ज़्यादा OH माइनस दे देगा, तो एक ही OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1 ही होगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो इसका इनफैक्टर 1 ही होगा। हाँ, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट का इनफैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है वो किसी रिएक्शन में एक ही H+ दे रहा हो, तब उसका इनफैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो ये 2H+ दे रहा है, यानी कि इसका इनफैक्टर है 2। वैसे ही पूछे कि H2C2O4.2H2O का एन फैक्टर कितना होगा, अगर आपसे ऐसे ही पूछे, रिएक्शन ना दे, तो आप बोलोगे कि एन फैक्टर इसका 2 होगा। अब मैक्सिमम बताओगे कि कितने मैक्सिमम H+ दे सकता है, उसके टर्म्स में आप एन फैक्टर बताओगे, जब तक रिएक्शन नहीं गिवन है। रिएक्शन गिवन है तो जितने H+ उस रिएक्शन में दे रहा है उसके हिसाब से आप एन फैक्टर बताओगे। आई होप आपको एन फैक्टर वाला किस्सा समझ में आ गया होगा। आपको फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है।
मिली इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है। यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ जाएगा 40 ml, यानी कि 40 ml NaOH इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट सोल्यूशन। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है A 40 ml। तो ये प्रश्न आयनिक का कम और रेडॉक्स का ज़्यादा था। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ApBq द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट LS विद इट्स सॉल्युबिलिटी इज, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट SSS है, थोड़ा अलग टाइप का दिया है, जनरल दिया है ApBq। हमसे पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अगर हमने बोल दिया LS तो इसका रिलेशन सॉल्युबिलिटी S के साथ क्या होगा। तो सिंपल, हमें तो कुछ नहीं, हम तो जनरल करते हैं, वैसे ही करो। आपका आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, हम अल्फ़ाबेट्स के टर्म्स में कर देंगे। ठीक, तो ApBq टाइप का अगर हमारा सॉल्ट है तो ये रिवर्सिबली टूटेगा। ठीक है, ApBq टाइप का सॉल्ट है तो ये रिवर्सिबली टूटेगा किस में, A आयंस कितने हैं आपके, P है। ठीक, P आपके A आयंस है और A पे चार्ज क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है चार्ज, तो A पे चार्ज क्या होगा, Q प्लस होगा। ठीक है, और B पे चार्ज क्या होगा, P माइनस होगा। ठीक है, B पे चार्ज होगा P माइनस, A पे चार्ज होगा Q प्लस। ठीक है, A Q प्लस वाले कितने होंगे, P होंगे, और B P माइनस वाले कितने होंगे, Q होंगे। तो आपने इस तरीके से रिएक्शन लिख ली। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP बोल दोगे। इनिशियली इसका C मोलर था, नहीं था, नहीं था, C में से कुछ S ये डिजॉल्व हुआ, डिजॉल्व अमाउंट आप पे आपका क्या लगाओगे, आप स्टोइकियोमेट्री लगाओगे, क्योंकि सभी सॉल्ट आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर ये S मोल पर लीटर डिजॉल्व हुआ तो आपकी AQ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनी, P टाइम्स S। भाई यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इतने टाइम सॉल्युबिलिटी तो बनती है। अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से होता, ठीक है, सपोज Ag3PO4 होता तो आपका यहाँ पे क्या होता, 3 Ag प्लस होता और साथ में फॉस्फेट आयन, एक फॉस्फेट आयन होता। ठीक, इसी तरीके से होता। तो आप यहाँ पे क्या करते, C में से S टूटा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखते, 3S लिखते। तो यहाँ पे AQ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिख दोगे, PS लिख दोगे, जो भी साथ में नंबर है उसके आगे S लिख दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखते, 1S लिखते। तो BP माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखोगे, QS लिखोगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप चीज़ें कर लोगे। तो KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AQ प्लस एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि कितना है, P है, मल्टीप्लाई बाय BP माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि कितना है, Q है। KSP को बोल रहा है क्वेश्चन में LS है। ठीक है, LS है, और AQ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, PS है। तो PS रेज़ टू द पावर में P मल्टीप्लाई बाय BP माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि QS है। तो QS रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट Q। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी रेज़ टू द पावर में P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय P रेज़ टू द पावर P और मल्टीप्लाई बाय Q रेज़ टू द पावर Q। तो आपकी देयरफॉर सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कि LS है वो कितना आ जाएगा, S रेज़ टू द पावर में P प्लस Q, S रेज़ टू द पावर में P प्लस Q डॉट P रेज़ टू द पावर P डॉट Q रेज़ टू द पावर Q। ये कॉमा है, दिए कॉमा लग रहे हैं ये सारे, लेकिन कॉमा नहीं है, वो डॉट है। ठीक है, इन्हें मैं ठीक कर लेता हूँ। देखो सारी ऑप्शन में कॉमा है, ये हम तो बेसिकली कॉमा नहीं, वो डॉट ही है। ठीक, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। कि जनरल क्वेश्चन है कि जनरल सॉल्ट के टर्म्स में आप किस तरीके से जनरली जब हम इसको पढ़ते हैं तो AX/BY के टर्म्स में इस चीज़ों को डिराइव कराते हैं। कई कोचिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोचिंग के मॉड्यूल में भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है नॉर्मल सॉल्ट्स के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेसिक अपने को समझ में आना चाहिए। चाहे तो आप एक सॉल्ट ले लो और देख लो कि किस तरीके से आप वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखते हुए, और फिर इसको कंपेयर कर दो उससे, आपका तब भी आंसर सही आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप वैसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसा तो आप कर ही सकते हो डायरेक्टली भी, कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं है।
देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A solution which is 10 raised to the power minus 3 molar each in Mn2 plus, Fe2 plus, Zn2 plus and Hg2 plus is treated with 10 raised to the power minus 16 molar sulfide ion. If Ksp for MnS, FeS, ZnS and HgS are 10 raised to the power minus 15, 10 raised to the power minus 23, 10 raised to the power minus 20 and 10 raised to the power minus 54 respectively, which one will precipitate first? Option A FeS, option B MnS, option C HgS या is it option D ZnS? वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उतना टिपिकल टफ नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें हमने जो सभी मेटल हैं M2 प्लस वाले, 4 मेटल हमने लिए M2 प्लस वाले, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली? 10 की पावर माइनस 3 मोलर ली। Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, Zn2 प्लस, Hg2 प्लस। हमने इसको ट्रीट कराया 10 की पावर माइनस 16 मोलर सल्फाइड आयन से, ठीक। Ksp की वैल्यूज हमें सभी टाइप के सॉल्ट की दी हुई है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन पहले हो जाएगा। तो हमें प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन पता है कि प्रेसिपिटेशन के लिए आपका जो Q होना चाहिए वो ग्रेटर देन Ksp होना चाहिए। Q क्या है आपका? M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एक जनरल मैं लिख रहा हूँ जो कि अलग अलग आपकी वेरी कर रही है, ठीक। M मेटल आपका वेरी कर रहा है, एक में Mn है, एक में Fe, एक में Zn, एक में Hg है। तो मैंने जनरल लिख लिया M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ये जब Ksp से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है, ठीक है। अब अर्लियर प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो M2 प्लस यानी कि जो मेटल है वो भले ही अलग अलग हो चारों केस में, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 मोलर ही है सभी केसेस में। तो M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है आपका सभी में। तो अब सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी कि आपका Q Ksp से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। बेसिकली आपका क्या आपको समझना है कि जितनी सबसे कम सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे Q जो है Ksp को ओवर पार कर देगा, Q Ksp से आगे निकल जाएगा, उतना जल्दी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब आप ले लोगे तो वो तो Ksp से ज़्यादा हो ही जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन सबका हो जाएगा। लेकिन जो जितनी कम सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे आपका Ksp को ओवर पार कर रहा है जिसका Q, तो उसी का प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा, ठीक बात। तो आपको क्या करना है कि Q जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन Ksp होना चाहिए, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप मिनिमम कैसे निकाल सकते हो? आप मिनिमम ऐसे ही निकाल सकते हो, Ksp अपॉन सल्फाइड आयन से आप Ksp अपॉन M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका FeS, दूसरा ऑप्शन है MnS, तीसरा ऑप्शन है HgS, चौथा ऑप्शन है ZnS, ठीक है। तो FeS, MnS, HgS, ZnS के लिए अगर हम निकालें सल्फाइड आयन की जो भी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो कैसे निकलेगी? Ksp अपॉन M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो FeS के लिए अगर हम Ksp की वैल्यू देखें तो कितनी है? 10 की पावर माइनस 23 अपॉन में M2 प्लस यानी कि 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 23 अपॉन में 10 की पावर माइनस 3, यानी कि सल्फाइड आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 10 की पावर माइनस 20 मोलर, ठीक है। सिमिलरली आपका BCD में भी आप निकाल सकते हो, MnS, HgS और ZnS में भी निकाल सकते हो Ksp अपॉन M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको 10 की पावर माइनस 3 मोलर ही लेनी है। तो सल्फाइड आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी आ रही है? आपकी आ रही है 10 की पावर माइनस 51 मोलर। बाकी सब 10 की पावर माइनस 12, 20 और 17 सब इससे बड़ी ही हैं। सबसे छोटी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 की पावर माइनस 51 मोलर फॉर HgS। तो HgS के लिए सबसे मिनिमम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है टू ओवरकम Ksp। तो सबसे कम सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब होगी और उस पर भी Q Ksp को ओवर पार कर रहा है, यानी कि आपका सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट तो आपका C वाले ऑप्शन के केस में ही आएगा। तो आंसर इसका C ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और हो सकता है जो कि यहाँ पे लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि सारे ही आपके AB टाइप के सॉल्ट हैं। तो AB टाइप के सॉल्ट हैं तो Ksp आपका क्या होगा? Ksp आपका हो जाएगा S स्क्वायर,
ठीक है। एस स्क्वायर यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी हम सबकी निकाल लें स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी करके, ठीक है। चौथे की सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 27 आएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी तीसरे की कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 10 आएगी। और इसकी सॉल्युबिलिटी आपकी कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 23/2 आएगी। और इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 15/2 आएगी। ठीक, माइनस 15/2 आपका 7.5 हो जाएगा और माइनस 23/2 आपका 11.5 हो जाएगा। तो चाहे 7.5 की बात करें, चाहे 11.5 की बात करें, चाहे 10 की बात करें, आपका ये सारे क्या हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं इन कंपैरिजन टू 10 की पावर माइनस 27। भाई ये तो इसकी तो 10 की पावर माइनस 27 आ रही है ना, इसकी 10 की पावर माइनस 10, इसकी 10 की पावर माइनस 11.5 और इसकी 10 की पावर माइनस 7.5। तो चाहे माइनस 7.5 हो, चाहे माइनस 11.5 हो, चाहे माइनस 10 हो, ये सभी काफ़ी बड़े हैं इन कंपैरिजन टू 10 की पावर माइनस 27। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी जिसकी होगी वही पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, चौथे वाले की है। तो आप चौथा फिर मार्क कर दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका यहाँ पे तो चौथा है, लेकिन ये चौथा है कौन सा, आपका HGS। आपका क्या दिया है, ये आपका KSP किसका दिया है, पहले MNS का दिया, FES फिर ZNS फिर लास्ट में HGS। तो ये जो आपका KSP है ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है HGS का दिया हुआ है। तो HGS आपका लेकिन इस ऑप्शन में किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो आपका सी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप मिनिमम सॉल्युबिलिटी निकाल के भी कर सकते हो कि सभी की आप सॉल्युबिलिटी निकाल लो, देन देख लो किसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी है, उसका प्रेसिपिटेशन पहले हो जाएगा। नहीं तो ये तरीका भी आपका ठीक है। दोनों ही तरीके, दोनों ही अप्रोच आपकी ठीक है। आप जो मर्जी चाहो उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बनने से मतलब है अप्रोच दोनों ही एक जैसी हैं, ना कोई खास दोनों में से कोई भी ऐसी बड़ी छोटी है नहीं। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया ऑप्शन सी, HGS। तो देवी और सज्जनों, अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे हम और पड़ावों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नों को देखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौन बनेगा IITian।